नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए जो पीएसआईआर का जो क्वेश्चन है जो कि मेंस रिलेटेड है उसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पेपर 1 का जो सेक्शन ए का जो पोर्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मेनली जो वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स और आइडियोलॉजीज है उसको पढ़ना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि माओ किसके खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं। याद कीजिए, हमने मार्क्स के बारे में क्या बोला था, वो किसके खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कैपिटलिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं ना। उनका जो मेन टारगेट है वो कौन है, कैपिटलिस्ट है। यानी कि वर्कर को जो मेन टारगेट जो बनाना चाहिए वो कौन बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, कैपिटलिस्ट को बनाना चाहिए। इवन उनके रेवोल्यूशन जो लाने में जो प्राइमरी रोल भी मार्क्स जो देते हैं वो किसको देते हैं, वर्कर को देखते हैं। वर्कर, उनका मानना है कि वर्कर जो है अगर 2 कॉन्शियसनेस का लेवल जो अगर अचीव कर लेगा तो वो ऑटोमेटिक है जो रेवोल्यूशन लेकर के आ जाएगा, क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। लेकिन माओ के अनुसार रेवोल्यूशन लाने की बात, जो माओ ने रेवोल्यूशन लाने की बात की है वो किसके खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात की है, उन्होंने फ्यूडलिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात की है। उन्होंने इम्पीरियलिज्म के खिलाफ यानी कि कॉलोनिज्म के खिलाफ क्या है, रेवोल्यूशन लाने की बात की है। क्योंकि देखिए, जो माओ कहाँ से संबंध रखते थे, तो माओ चाइना से संबंध रखते थे। उनका चाइना का जो सोसाइटी था, याद होगा कि जो चाइना था वो जापान का कॉलोनी था ना, उसको शायद जापान कॉलोनी बनाया था, तो इसलिए वो वहाँ प्लस फ्यूडल सोसाइटी था। तो इसलिए माओ जो है वो जो क्या चाहते हैं कि वो फ्यूडलिज्म जो है और इम्पीरियलिज्म उनके खिलाफ रेवोल्यूशन लाना होगा। वो प्राइमरी रोल भी वो एक प्रकार से पीजेंट को ही देते हैं। उनका कहना है कि जो रेवोल्यूशन जो लेकर के आएंगे वो मेनली पीजेंट ही लेकर के आएंगे। तो माओ किसको खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, फ्यूडलिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, इम्पीरियलिज्म यानी कि कॉलोनिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं। उपनिवेशवाद, भारत किसका कॉलोनी था, भारत को ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था ना, उसी प्रकार से माओ भी हैं जो क्या कहते हैं कि जो चाइना है उसको फ्यूडलिज्म और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ क्या करना होगा, रेवोल्यूशन लाना होगा। हमारे पीजेंट जो क्लास है वो इन दोनों के खिलाफ रेवोल्यूशन लेकर के आए। मार्क्स कैपिटलिज्म के खिलाफ रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार कैपिटलिस्ट और वर्कर में जो एलिनेशन देखने को मिलता है, मार्क्स का कहना था कि देखिए जो कैपिटलिस्ट और वर्कर है उनमें एलिनेशन का मुख्य कारण क्या है, आखिरकार ये दोनों जो हैं इतना ज़्यादा एलिनेट कैसे होते हैं। हम अगला क्वेश्चन में देखेंगे कि एलिनेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही देखिए कि मार्क्स के अनुसार कैपिटलिस्ट और वर्कर्स में एलिनेशन का मुख्य कारण क्या है, कैपिटलिज्म। इनका मानना है कि देखिए कैपिटलिज्म है ना, जिसके कारण केवल वर्कर ही एलिनेट नहीं होते हैं बल्कि क्या है, कैपिटलिस्ट भी एलिनेट हो जाते हैं। कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट जो बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं वो एलिनेट नहीं होते, बल्कि वो भी एलिनेट होते हैं। और कैपिटलिस्ट में भी बहुत सारे कैपिटलिस्ट ख़त्म हो जाते हैं इस कंपटीशन के कारण, इस कैपिटलिज्म के कारण। कुछ ही गिने चुने कैपिटलिस्ट बचेंगे। इसलिए मार्क्स के अनुसार कैपिटलिस्ट और वर्कर में एलिनेशन का जो मुख्य कारण है वो कैपिटलिज्म है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ने एलिनेशन को कितने फेज में बांटा है। मार्क्स का मानना है कि जो लोगों में एलिनेशन आ रहा है या फिर कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट क्लास में जो एलिनेशन आ रहा है वो किस चीज़ के कारण आ रहा है, क्यों वो लोग जो हैं वो एलिनेट हो रहे हैं, आखिरकार कितने फेज में कितने फेज जो है वो कितना फेज आने के बाद हम लोग कहेंगे कि अब जो है एलिनेशन लोगों में एक्सट्रीम लेवल पर आ गया है। तो मार्क्स का मानना है कि 4 फेज में जो है वो एलिनेशन पीक पे पहुंचता है। यानी कि 4 फेज है जिसमें एलिनेशन उन्होंने बांटा है, फेज में बांटा है। देखिए, ह्यूमन का नेचर क्या होता है, कोई भी ह्यूमन अगर मान लीजिए कि हैप्पीनेस लाइफ जीना चाहता है, एक इथिकल लाइफ जीना चाहता है, एक हैप्पीनेस वाला, एक प्लेजर वाला लाइफ जीना चाहता है, तो वो अपना क्रिएटिविटी शो करे, इनोवेशन शो करे, वो डेली के डेली कुछ नया चीज़ करने की कोशिश करे, तब उसको जो एक प्रकार से सेल्फ हैप्पीनेस हासिल होता है, वो एक प्रकार से सेल्फ सेटिस्फैक्शन को हासिल करता है जब वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को क्या करे, शो करे। वो मोनोटोनस मोनोटोनस करना नहीं चाहता है। मोनोटोनस काम, एक ही तरह का काम डेली कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि पढ़ाई भी करिएगा तो एक ही सब्जेक्ट अगर डेली पढ़ते रहिएगा तो ऑटोमेटिक है कि बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपका पीछे रह जाएगा। और एक सब्जेक्ट में आप क्या होगा, मजबूत होंगे, लेकिन फिर उसमें भी आपको क्या आ जाएगा, एक प्रकार से नीरस टाइप का लगने लगेगा। इसलिए इंसान क्या है, नया नई चीज़ें डेली करना चाहता है। इसलिए इंसान क्या है, क्रिएटिव इंसान है, इनोवेशन है, वो इस चीज़ में क्या करना चाहता है, इनोवेशन ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन मार्क्स का मानना है कि देखिए कैपिटलिज्म ने क्या किया है कि एक प्रकार से
लोगों को मोनोटोनस काम में क्या किया है, उलझा कर रख दिया है। वर्कर्स को क्या किया गया है, मोनोटोनस जो काम है उसमें उलझा करके रख दिया गया है। डेली वर्कर कर क्या रहे हैं, डेली बस प्रोडक्ट्स का अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक ही प्रकार के जो वर्क में है वो लगे हुए हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, पहले फेज में अपने प्रोडक्ट से, अपने वर्क से वो क्या कर रहे हो जाते हैं, एलिनेट हो जाते हैं, उनको अपने काम में ही मन नहीं लगने लगता है। तो ये चीज़ है कि पहला एलिनेशन जो आता है वो अपने प्रोडक्ट के लेवल पर आता है, अपने वर्क प्रोसेस में के लेवल पर आता है। कैपिटलिस्ट भी वही काम कर रहे हैं, डेली बस कंपटीशन में लगे रहना है। तो उनका जो कंपटीशन में लगे रहना है, तो उनका जो प्रोडक्ट्स का जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को वो मिनिमम से मिनिमम रेट से क्या किया जाए, प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बस वो इसमें इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं करते हैं कि उनको आपस में खुद जो है कैपिटलिज्म से क्या है, कैपिटलिस्ट दूसरे जो कैपिटलिस्ट है उनसे उनका क्या है, कंपटीशन है, जिसके कारण वो अपने प्रोडक्ट्स और वर्क से क्या हो जाते हैं, वर्क प्रोसेस से एलिनेट होते हैं। दूसरा जो फेज है, मानव अपना नेचर से एलिनेट हो जाता है। जैसे वही चीज़ डेली अगर एक ही काम कीजिएगा तो आपको अपने मन खुद से ही क्या होने लगेगा, मन नहीं लगने लगेगा। तो पहला तो है वर्क प्रोडक्ट और वर्क प्रोसेस से एलिनेट होना। दूसरा जो क्या है, अपने नेचर से एलिनेट हो जाना। तीसरा जो फेज होता है उसमें क्या होता है, तीसरा फेज में क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से एलिनेट हो जाता है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से क्या होने लगता है, बातचीत करना बंद कर देगा। मतलब कि एक साथ बैठे हुए हैं फिर भी वो आपस में उनको लग नहीं रहा है कि हमारे आसपास और भी कोई लोग हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान से क्या हो जाता है, एलिनेट होता है। तो पहला अपने वर्क से, अपने वर्क प्रोसेस से, प्रोडक्ट से एलिनेट होता है। दूसरा अपने नेचर से एलिनेट होता है, क्योंकि एक ही तरह का काम डेली करना है। और दूसरा कि एक इंसान दूसरे इंसान से क्या हो जाते हैं, एलिनेट हो जाते हैं। और तीसरा जो फेज है, मानव खुद से अपने आप को एलिनेट हो जाते हैं। इंसान को लगने लगता है कि हम अपने आप में कुछ है ही नहीं। तो मतलब खुद से एलिनेट हो जाना, खुद में जो चॉइस होना चाहिए, खुद से जो मन लगना चाहिए, खुद में जो डूबे रहना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इंसान जो है चौथा फेज में अपने आप से एलिनेट हो जाता है। तो पहला में अपने प्रोडक्ट और वर्क प्रोसेस से एलिनेट होना, दूसरा अपना नेचर से एलिनेट होना, तीसरा क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान से एलिनेट हो जाना, और तीसरा मानव खुद से एलिनेट हो जाता है। ये मार्क्स का कहना था। मार्क्स ने एलिनेशन का काम, जो मार्क्स के एलिनेशन का जो कंसेप्ट है आपको यंग मार्क्स के कंसेप्ट में देखने को मिलेगा। याद होगा, एक काम का नाम बताए थे, इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, उनके यंग मार्क्स का कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 4 फेज में अपना मार्क्स ने क्या किया, एलिनेशन को बांटा है। चौथा क्वेश्चन रिवीजन का क्वेश्चन है, नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ऑन पीपल। याद होगा JS मिल ने क्या किया था, इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या माना जाता है, चैंपियन माना जाता है। तो इनका मानना था, देखिए कोई भी स्टेट जो है वो महान नहीं बन सकता अगर वो अपने पीपल को ड्वार्फ करेगा, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं देगा। स्टेट अपना अगर सिटीजन का क्रिटिसिज्म नहीं सुनेगा तो वो महान कैसे होगा। क्योंकि देखिए अगर स्टेट जो है वो अगर मान लीजिए कि सिटीजन का आवाज़ नहीं सुनेगा तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमारे यहाँ शोषण हो रहा है, उनको क्या चीज़ का ज़रूरत है। अगर उनके ज़रूरत को अगर मान लीजिए कि इग्नोर करेगा तो फिर स्टेट क्या है, स्टेट में इनोवेशन नहीं आएगा, क्रिएटिविटी नहीं आएगा। जो चीज़ होना चाहिए कि हाँ स्टेट को जो एक प्रकार से R&D होना चाहिए, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब चीज़ें नहीं होगी। या फिर जो फ्रीडम, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सीधे याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सच कहीं से भी आ सकता है। तो सच को आप दबा नहीं सकते हैं, जब सच को आप दबा ही नहीं सकते हैं, वो सच हमेशा आएगा। तो इससे बढ़िया है कि सच आने दिया जाए और उसको फिर से निदान किया जाए बैठ के। तो नो स्टेट बिकम ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ऑन पीपल, ये JS मिल का कहना है। अगला क्वेश्चन, इट इज़ बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन द फुल सेटिस्फाइड। इसी का एक और स्टेटमेंट देखिए कि इट इज़ बेटर टू बी ए मैन डिससेटिस्फाइड देन द पिग सेटिस्फाइड। देखिए ये पहला भी उसी प्रकार का है कि आप ऐसा काम कीजिए कि अगर मूर्ख को सेटिस्फाई करके आप क्या कर लीजिएगा। इससे बढ़िया है कि सोक्रेटिस को डिससेटिस्फाई रहने दीजिए। इनका मतलब सिंपल आप देखिएगा कि जो विजडम वाले लोग होते हैं वो हमेशा देखिएगा कि अकेले रहते हैं, अकेले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो विचार होता है, आइडियाज़ होता है, वो अपने आप में क्या होते हैं, गहन चिंतन में लगे हुए रहते हैं। तो इससे बढ़िया है कि वो अपने गहन चिंतन में टेंशन रहे, बजाय कि कुछ लोगों के साथ लंद फंद जो बात होती है वो सब किया जाए। उसी प्रकार से बात सोक्रेटिस का भी कहना है कि देखिए फूल को डिससेटिस्फाई करके क्या कर दीजिएगा, आखिरकार वो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। इससे बढ़िया है कि सोक्रेटिस को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए। मतलब कि इनका कहना है कि फूल के साथ बैठने से बढ़िया है जो विजडम वाले लोग हैं उनके साथ बैठिए। एक उसी प्रकार से इट इज़ बेटर टू बी मैन डिससेटिस्फाइड देन द पिग सेटिस्फाइड। उसी प्रकार से अगर आप सुअर की तरह अगर दिन भर चढ़ते रहिएगा तो उसे क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया है कि मैन की तरह रहिए, भले कुछ हैप्पीनेस कम हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ बेटर टू बी मैन डिससेटिस्फाइड देन द पिग सेटिस्फाइड। ये दोनों स्टेटमेंट JS मिल का है।
तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।